हेलो एवरीवन। तो हमारी जो पॉलिटी सीरीज चल रही थी उस पॉलिटी सीरीज का एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। अब तक हमने क्या देखा है ना, इस पॉलिटी सीरीज में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व जो हुआ उसके दो पार्ट थे, है ना। कौन कौन से पार्ट? कि हम पहला देखेंगे कंपनी रूल, मतलब जब इंडिया में जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एडमिनिस्टर करेगी इंडिया को, उसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो आएंगे आपके कंपनी रूल में। हमने देखा था आपका क्राउन रूल, मतलब 1857 के रिवोल्ट के बाद जब आपका क्या होगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करेगी, मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका इंडिया को रूल करेगी, तब जो आएगा वो किस में आएगा, आपका क्राउन रूल में। तो यहां तक हम देख चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम देखते हैं कि भाई इंडिया का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंडिया में पार्लियामेंट है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सारी चीजें हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, कौन कौन उसका पार्ट थे, कौन उसका पार्ट नहीं थे, वो सारी चीजें जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका किस में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। समझ में आया ना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये चीज देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक डॉक्यूमेंट होगा, इंडिया में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें सेट ऑफ रूल्स डिफाइन हो, है ना। ये बात या ये जो कंसेप्ट था वो पहली बार इंडिया के लिए किसने बोला? तो बेटा अनऑफिशियल सोर्सेज से एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये डॉक्यूमेंट आपका 1895 के या 1896 के अराउंड ये डॉक्यूमेंट आपका मिला। लेकिन अब ये जो डॉक्यूमेंट मिला था इसका कोई सोर्स नहीं मिला, कोई सोर्स नहीं मिला, मतलब ये नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा था, है ना। कोई ऑथर नहीं मिला, किसी ने क्लेम नहीं किया कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने लिखा है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो आती है लेकिन उसका सॉलिड सोर्स नहीं मिलता। लेकिन हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट में स्वराज की बात हो रही थी, और हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि उस टाइम जो स्वराज वाला जो कंसेप्ट था ना, या जो स्वराज के लिए काम कर रहे थे, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो यहां पे एक फैक्ट हम क्या याद रखेंगे कि आपका 1895 में आपके बाल गंगाधर तिलक जो होंगे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, मतलब वो कुछ बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हों जिससे आपका इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो चले, है ना। ये चीज समझ में आई, बट ये ऑफिशियल नहीं है ना, ये अनऑफिशियल है, हम पे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि ये चीज आपका हुई थी। बाद में गांधी जी आते हैं, गांधी जी बोलते हैं आपका 1922 के अराउंड कि अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस बनाए, ऐसा ना हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका ब्रिटिशर्स बनाए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स बनाएंगे तो भाई रूल्स और रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग होंगे? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। बट हम क्या चाहते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग हो? इंडियंस के अकॉर्डिंग। तो गांधी जी बोलेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियंस बनाए, ठीक है। चलो, बट आपको जितने भी बुक्स में मिलेगा, जितने भी सोर्सेज में मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? 1934 से। 1934 में एक पर्सन थे जिनका नाम था M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, है ना। ये मानवेंद्र नाथ रॉय जो होंगे फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करेंगे कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, है ना। तो पहला एविडेंस या पहले आपको चीज क्या मिलती है कि 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय एक करके इंडियन पॉलिटिशियन हुआ करते थे, या इंडियन इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने डिमांड करी कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। अब इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी कौन है? कांग्रेस। तो यही डिमांड कांग्रेस ने कब करी? 1935 में। समझ में आया कि यहां पे एक पर्सन जिनका नाम है M.N. रॉय, वो डिमांड कर रहे हैं आपका 1934 में, लेकिन कांग्रेस ऑफिशियली जो डिमांड कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो कब डिमांड कर रही है? आपका 1935 में, ठीक है। फिर वही बात आती है कि सर आप डिमांड करते रहो, है ना, आप ब्रिटिशर से बोलोगे कि सर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा दीजिए, ब्रिटिशर्स आपकी बात सुनेंगे? बेटा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ब्रिटिशर्स इंडियंस को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। कब वैल्यू देते थे? जब इंडियंस उन्हें परेशान करें, या जब ब्रिटिशर्स परेशानी में हो और इंडिया से सपोर्ट चाहिए, है ना, तब ब्रिटिशर्स इंडिया की बात सुनेंगे। तो देखो अब यहाँ पे चीज समझना, कांग्रेस ने बोला 1935 में कि सर हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवा दीजिए जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, तो जो आप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो वो चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी।
ब्रिटिशर नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। फिर क्या होगा आपका 1939 से लेके 1945 के बीच में क्या होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। वर्ल्ड वॉर होगा टू। और ये जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ, यहां पे क्या होगा, यहां पे दिक्कत होगी अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को यहां पे दिक्कत होगी। भाई दिक्कत क्या हुई, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तब गांधी जी आए थे। तब गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। गांधी जी ने बोल दिया था कि चलो जो इंडियंस है वो आपका ब्रिटिश आर्मी में आप रिक्रूट हो जाओ, ब्रिटिश आर्मी में आप भर्ती हो जाओ और आप ब्रिटिशर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर में लड़ो। तो वहां पे तो अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को सैनिक मिल गए थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, तब क्या होगा कि आपका इंडिया को पार्ट बना देंगे वर्ल्ड वॉर टू का। ब्रिटिशर्स इंडिया से बिना पूछे इंडिया को बोल देंगे कि इंडिया वर्ल्ड वॉर का पार्ट है। तो ब्रिटिश में, यहाँ पे इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, है ना, इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, वहां पे आपका गवर्नमेंट बनी हुई थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस क्या करेगा, आपका रिजाइन कर देगा। कांग्रेस सभी स्टेट से रिजाइन कर देगा कि भाई जब हम यहाँ पे गवर्नमेंट हैं, हमारी पावर है डिसाइड करने की, तो आपने बिना हमारी परमिशन के कैसे इंडिया को पार्ट बोल दिया आपने वर्ल्ड वॉर का। तो जैसे ही कांग्रेस रिजाइन करता है, तो वहां पे क्या होता है, कांग्रेस का सपोर्ट चला गया। अब कांग्रेस जो मेजॉरिटी पार्टी है, सपोर्ट चला गया, तो लोग अंग्रेजों के या ब्रिटिशर्स के विरोध में हो जाएंगे। मतलब अब क्या ब्रिटिशर्स की आर्मी में इंडियंस रिक्रूट होंगे? क्या इंडियंस चाहेंगे या कांग्रेस चाहेगी कि ब्रिटिशर्स की आर्मी में आपके इंडियंस जाएं? तो कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रिटिशर्स पे एक प्रेशर आएगा कि भाई वर्ल्ड वॉर में हमें क्या चाहिए, आर्मी चाहिए, हमें सैनिक चाहिए। सैनिक कहाँ से मिलेंगे, इंडिया से। इंडिया में कांग्रेस अपोज कर रही है, तो वो सैनिक कहाँ से आएंगे? इस वजह से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड थी, वो ब्रिटिशर्स कब एक्सेप्ट करेंगे, 1940 में। समझ में आया कि आपने डिमांड 35 में करी थी, 5 साल बाद याद आ रहा है कि भाई हम क्या करते हैं कि आपने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दो, है ना। तो वो डिमांड 5 साल बाद क्यों याद आ रही है, वर्ल्ड वॉर की वजह से। वर्ल्ड वॉर ना होता तो शायद आपकी डिमांड और कई सालों तक ना सुनी जाती। तो 1940 में क्या होगा, 1940 में आएगा आपका अगस्त ऑफर। और ये जो अगस्त ऑफर आएगा, इस अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को, है ना। तो पूछा जाए अगस्त ऑफर में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया था। बोला था हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाएंगे। कब बनवाएंगे वो अभी डिफाइन नहीं किया, बट हम बनवा देंगे। और इसी डिमांड को एक्सेप्ट करके आपने 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्यों आया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाने के लिए। लेकिन क्रिप्स मिशन किसके लिए आया, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए 1942 में। बट बेटा एक चीज और याद रखना, 1940 था ना, 1940 में आपका सेपरेट पाकिस्तान कंट्री की या सेपरेट पाकिस्तान स्टेट की बात चल रही थी, है ना। डिमांड बहुत तेजी से उठ रही थी। आपका मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे डिमांड करी थी 1940 में कि एक सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट नेशन बनाया जाए पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए। तो यहाँ पे अनडिवाइडेड इंडिया के लिए आप क्रिप्स मिशन लाए। आपने बोला कि नहीं भाई हम सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते, एक ही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए होगी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने यहां पे क्या बोली कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, है ना, हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, बट इंडिया डोमिनियन रहेगा किसके, ब्रिटिशर्स के। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया क्या होगा, डोमिनियन रहेगा। तो यहां पे क्या प्रपोज किया गया, डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। अच्छा बेटा ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, आप बोल रहे हो कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और आप बोल रहे हो इंडिया डोमिनियन या अंडर रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ये क्या है, देखो ये चीज को तो बहुत थोड़ा सा समझना, है ना, बहुत आपको ढंग से समझ में आएगा कि इंडिया अपने इंटरनल मैटर्स के लिए, इंडिया अपने जो रेगुलर मैटर्स हैं उनके लिए तो इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब इंडिया जो चाहेगा वो डिसीजन ले सकता है। बट अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो उन डिसीजंस को चेंज कर सकती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कभी अगर फील होता है कि नहीं भाई हमें ये डिसीजन जो है वो चेंज करने हैं, हमें ये डिसीजन के साथ हम एग्री नहीं है, तो वो चेंज कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल समझो, जैसे अभी आप हो ना, आपके पेरेंट्स आपको थोड़ी ना बोलते कि बेटा आप ये कपड़ा पहनो, आप ये खाओ, गाइड करते हैं थोड़ा बहुत कि ठीक है बेटा कुछ अच्छा खाना खाओ, है ना, बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें मत खाओ, लेकिन वो आपको गाइड करते हैं, वो अभी आपको कंप्लीटली रूल नहीं करते, है ना। आप अपनी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट हो, कब आपको सो के उठना है पेरेंट्स गाइड करेंगे, लेकिन आप जब चाहो तब उठते हो, जो चाहो आप पहनते हो, जो चाहो आप खाते हो, तो आप इंडिपेंडेंट हो उन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन एक्सट्रीम कंट्रोल किसका है, पेरेंट्स का, है ना। वो चाहेंगे कि नहीं, आपसे बोल दिया जाए कि भाई अब तो आपको ऑर्डर है कि आपको सुबह 4 बजे ही उठना है, तो अब पेरेंट्स आपको 4 बजे उठने के लिए बोलेंगे तो आपको उठना ही पड़ेगा, है ना। ये चीजें समझ रहे हो ना कि आप चीजों के लिए इंडिपेंडेंट भी हो लेकिन आप कंट्रोल में भी हो। सेम डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया था यहाँ पे क्या, इंडिया को।
कि इंडिया अपने मैटर्स के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन इंडिया जो है वो डोमिनियन भी रहेगा किसके, ब्रिटिशर्स के। मतलब ब्रिटिशर जब चाहे इंडिया के जो डिसीजन है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ इसी एक्ट में, और क्या होगा क्रिप्स मिशन में, यहां बोला हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, लेकिन कब इंडिपेंडेंट करेंगे, है ना, ये चीज डिफाइन नहीं करी। उन्होंने बोला जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंट करना है, तो इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि इसे आपका पोस्ट डेटेड चेक बोला। महात्मा गांधी ने इसे क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब मेरे हाथ में चेक तो दे दिया कि आपको पैसा मिलेगा, है ना, लेकिन वो पैसा कब मिलेगा नहीं पता, है ना, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। अब वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगा कोई पहले से डिफाइन थोड़ी ना है, पहले से डिफाइन थोड़ी ना कि हम 5 साल लड़ेंगे कि 6 साल लड़ेंगे कि 10 साल लड़ेंगे, है ना। तो आप आजाद कर देंगे, कब आजाद करेंगे भाई नहीं पता, वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब आजाद करेंगे। तो गांधी जी ने क्या बोला, मेरे हाथ में चेक है लेकिन उसकी डेट क्या है, एक्चुअल पैसा कब मिलेगा, है ना, एक्चुअल वो चेक जो है वो एनकैश कब होगा, वो आपने डिफाइन नहीं किया। इस वजह से गांधी जी ने इसे क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। तो जो क्रिप्स मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन आपका फेल हो जाएगा। फेल क्यों होगा, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की कई सारी डिमांड थी वो क्रिप्स मिशन में फॉलो नहीं होंगी। मुस्लिम लीग की सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड थी वो क्रिप्स मिशन में फॉलो नहीं होगी। तो क्रिप्स मिशन आपका फेल हो जाएगा। क्रिप्स मिशन से कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो आपका नहीं बनेगी, है ना। क्रिप्स मिशन फेल हुआ, फिर आपके अलग से और आएगा। तो क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में आएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान, है ना। ये कैबिनेट मिशन क्या था, जैसे क्रिप्स मिशन था वैसे ही आपका कैबिनेट मिशन था। क्यों आया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी क्या, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो उसके लिए क्या आया आपका कैबिनेट मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन उसे बोलते हैं क्योंकि उसके हेड जो थे वो कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। यहां पे इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स थे। कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसमें आपके 3 मेंबर्स हुआ करते थे, और वो तीनों ही मेंबर जो थे वो तीनों ही मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। इस वजह से इस प्लान को हमने क्या बोला, कैबिनेट मिशन प्लान। समझ में आया ना। पूछा जाए वो 3 मेंबर्स कौन थे, तो वो 3 मेंबर्स थे आपके पैथिक लॉरेंस, दूसरा नाम था A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरा नाम था आपका स्टेफर्ड क्रिप्स। पूछा जाए 3 मेंबर कौन, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इस कैबिनेट मिशन प्लान के चेयरमैन या हेड कौन थे आपका, पैथिक लॉरेंस, है ना। तो ये 3 मेंबर बॉडी आएगा, ये बोलेगा कि चलो आपके इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनवाते हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो ये आपका मार्च वार्च के आसपास आया था, आपका मार्च 1946 में, और आपका जून वून के आसपास इन्होंने इंडिया में इलेक्शन करवाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, और आपका फाइनली नवंबर तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका पूछा जाए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन से एक्ट से या कौन से प्लान से बनी, तो आंसर क्या होगा आपका, कैबिनेट मिशन प्लान, जिससे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनेगी। अब जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसमें भाई मेंबर कितने होंगे, तो देखो यहां पे मेंबर याद रखना, मेंबर होंगे उसमें 389। पूछा जाए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे, आंसर क्या होगा, 389 मेंबर्स, है ना। तो 389 क्या होगा आपका टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी होगी, 389। अब इंडिया 2 पार्ट में था ना, प्रिंसली स्टेट्स थे और ब्रिटिश इंडिया था। तो यहां पे बोला जाएगा ब्रिटिश इंडिया के लिए, मतलब ये 2 पार्ट हो गए, ब्रिटिश इंडिया का जो होगा वो सीटें होंगी 296। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें होंगी वो कितनी होगी आपकी 296, है ना। अब ये जो 296 सीटें हैं इसमें से आपका 292 सीटें आएंगी ब्रिटिश स्टेट से, इंडिया में 11 स्टेट हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उन 11 स्टेट से जो सीटें आएंगी वो कितने आएंगी 292। और ये जो आपका 4 सीटें होंगी ये आएंगी आपकी कमिश्नर प्रोविंसेस से, कमिश्नर प्रोविंस, है ना। तो यहाँ पे 4 कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, जैसे कुर्ग था, अजमेर था, है ना, मालवा वगैरह था, बलूचिस्तान था, ये कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। तो 4 सीटें जो आएंगी वो कहां से आएंगी, कमिश्नर प्रोविंस से। और ये आपका 93 सीटें ये कहां से आएंगी, प्रिंसली स्टेट से। ये कहां से आएंगे आपका, प्रिंसली स्टेट से। तो समझ में आया ना, टोटल स्ट्रेंथ कितनी 390, 389,
389 में से 296 कहां से? ब्रिटिश इंडिया से। 93 कहां से? प्रिंसली स्टेट से। पूछा जाए कि ब्रिटिश इंडिया में स्टेट से कितनी थी? 292। जैसे यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना, अभी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है ना, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही उस टाइम होते थे कमिश्नर प्रोविंस। तो कमिश्नर प्रोविंस से कितनी सीटें? आपका 4 सीटें। ये था आपका बिफोर पार्टीशन। बिफोर पार्टीशन मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए जो नंबर ऑफ सीटें थी वो ये थी। बट बाद में क्या होगा भाई, पाकिस्तान के लिए बहुत डिमांड होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, डायरेक्ट एक्शन डे होता है, और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में आपका ये डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान को अलग कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे पे कई सारे लोग जो होंगे उनकी हत्याएं होंगी, काफी लोग मारे जाएंगे। तो लगेगा कि यार हम लोग जो रूल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं, और लोग अगर ऐसे मारे जाएंगे, ऐसी घटनाएं होंगी, तो हमें रूल करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपका पाकिस्तान की डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, और 3 जून है ना, 3 जून 1947 को क्या होगा, आपका इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया जाएगा माउंटबेटन प्लान से। हिस्ट्री में हम ये सारी चीजें देखेंगे, है ना। तो माउंटबेटन प्लान से जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तो आपका अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी वो इंडिया के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग बनेगी। तो अभी जो सीटें थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो कितनी थी? 389। ये सीटें अब आपका चेंज हो जाएंगी आफ्टर पार्टीशन जो होगा, वो नंबर ऑफ सीटें हो जाएंगी 299। अब जो टोटल स्ट्रेंथ है वो आपका 389 से आपका डिक्रीज होकर कितनी हो गई? आपका 299, है ना। पूछा जाए स्टेट से कितनी? आपका 226। कमिश्नर प्रोविंस से कितनी? आपका 3, है ना। ब्रिटिश इंडिया की टोटल सीटें, ब्रिटिश इंडिया से टोटल सीटें आपका 229। प्रिंसली स्टेट से सीटें कितनी? आपका 70। समझ में आया? तो सेम चीज है, ये क्या है? आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद। और ये क्या था आपका? बिफोर पार्टीशन। ये क्या था आपका? बिफोर पार्टीशन। ये समझ में आया ना? आफ्टर पार्टीशन, बिफोर पार्टीशन, नंबर ऑफ सीटें कितनी थी। अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि भाई ये जो नंबर ऑफ सीटें थी ना, ये सीटें इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी, है ना। मतलब इनके लिए कोई इलेक्शन हुआ था या आपका किसी ने नॉमिनेट कर दिया था, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड हुआ करती थी या नॉमिनेटेड हुआ करती थी, है ना। तो अब यहां पे देखो, याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद यहां पे अगली चीज देखो। अब यहां से पूछा जाए आपसे ये इलेक्टेड सीटें थी या नॉमिनेटेड थी, तो देखो बेटा, ये जो प्रिंसली स्टेट्स वाला पार्ट है, प्रिंसली स्टेट की जो सीटें वो थी नॉमिनेटेड, वो थी आपकी नॉमिनेटेड। और ये 296 यानी कि ब्रिटिश इंडिया वाली जो सीटें हैं वो थी आपका इलेक्टेड, वो थी इलेक्टेड। अब आपसे पूछा जाए भाई ये जो इलेक्टेड सीटें थी ना, डायरेक्ट इलेक्शन, क्या जनता ने डायरेक्ट वोट दिया था या फिर आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड? तो आंसर याद रखेंगे हम, आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड। समझ में आया? तो ब्रिटिश इंडिया से सीटें इलेक्टेड, प्रिंसली स्टेट से सीटें नॉमिनेटेड। तो मतलब पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या मेंबर इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड? तो मेंबर इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड हुआ करती थी, है ना। क्या होगा? पार्शियली नॉमिनेटेड और पार्शियली इलेक्टेड, मतलब दोनों पार्ट हैं, इलेक्टेड मेंबर भी और आपका नॉमिनेटेड मेंबर भी यहां आपको दिखेंगे, है ना। चलो, अब इसी चीज को हम आगे देखते हैं। पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या विमेन्स भी थी क्या, है ना, क्या विमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? तो आंसर याद रखेंगे, हाँ बेटा किया था पार्टिसिपेट। कितनी विमेन्स थी आपकी? 15, है ना। तो याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नंबर ऑफ विमेन्स आपकी कितनी रहेंगी? 15 रहेंगी, है ना। तो 15 विमेन्स होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट होंगी। पूछा जाए इंडिया में जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, क्या सारे पॉलिटिकल लीडर पार्ट थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? तो याद रखेंगे बेटा, आपके महात्मा गांधी और जिन्ना, महात्मा गांधी और जिन्ना ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं थे, है ना। तो क्या चीज याद रखेंगे कि दो बड़े लीडर, कौन से दो बड़े लीडर? महात्मा गांधी और जिन्ना, दे वर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पे और चीज, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी ना, तब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट था आपका जनरल, दूसरा था मुस्लिम्स और तीसरा था सिख, है ना। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन था उसे आपने क्या किया? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो 3 कैटेगरीज क्या है आपका? जनरल्स रहेंगे, सिख रहेंगे और मुस्लिम्स रहेंगे,
है ना। समझ में आना कि ये तीन कैटेगरी में आपने क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि पहले सेपरेट इलेक्टोरेट आया था किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था किसके लिए, सिखों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पहले से सेपरेशन चलता आ रहा है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड रहेगी, एक सिख रहेंगे, एक मुस्लिम्स रहेंगे, और एक आपका कौन रहेंगे, जनरल्स रहेंगे, है ना। यहां पे पूछा जाए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे वो कितने थे, 389 थे। 389 मेंबर थे। आपसे पूछा जाए 389 मेंबर्स ही क्यों थे भाई, है ना, उससे ज्यादा क्यों नहीं थे, उससे कम क्यों नहीं थे। 389 नंबर क्या कोई लकी नंबर था जो हमने चूज किया था, तो रीजन क्या था। तो यहां पे रीजन समझना कि आपका एट एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब हर 10 लाख, 1 मिलियन पे या 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव को लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ऐसा नहीं है कोई लकी नंबर था, है ना। जैसे आपकी पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स को रखा हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी है, क्यों बनी है, कितने फीमेल मेंबर्स थे, कौन नहीं था, या आपका कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स का नंबर जो है वो डिसाइड किया गया। यहां तक सारी चीजें समझ में आई। चलो अब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बन जाएगी तो यहाँ पे मैंने ये चीज मैं बोल चुका हूँ कि वो पार्शियली तो इलेक्टेड रहेगी और पार्शियली जो रहेगी वो नॉमिनेटेड रहेगी, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी तो जाहिर सी बात है उसका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो उसकी सिटिंग्स शुरू होंगी, है ना, वो बैठकें शुरू होंगी और उन सिटिंग्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया जाएगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट सिटिंग जो होगी वो कब होगी, आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग होगी कि भाई पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठेगी, इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, हाई हेलो होगा, और आपका इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू करी जाएंगी। लेकिन बेटा कोई भी असेंबली होती है ना, तो असेंबली का कोई ना कोई तो हेड होता है ना, कोई तो होता है जो उसे लीड करता है या प्रोसाइड करता है। तो पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आपका या पहली सिटिंग को लीड किसने किया, प्रोसाइड किसने किया, है ना। तो आंसर हम याद रखेंगे, यहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिनका नाम था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट, है ना, पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। क्यों इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था वो कौन था, आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें अपॉइंट कर दिया आपने टेम्परेरी प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली सिटिंग कितने मेंबर्स ने अटेंड करी, तो आंसर क्या होगा आपका 211 मेंबर्स, है ना। पूछा जाए भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली सिटिंग में कितने मेंबर प्रेजेंट थे, तो आंसर क्या होगा 211। ठीक है, थोड़ी सी चीज समझना, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो नंबर्स याद रखने की कोशिश करना, अगर कर सकते हो तो। यहाँ पे याद रखना 208 मेंबर्स थे कांग्रेस के। पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कांग्रेस के कितने मेंबर थे, तो आंसर याद रखेंगे क्या, 208। पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे, तो आंसर याद रखेंगे आपका 73। ठीक है, पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंडिपेंडेंट मेंबर कितने थे, तो आंसर कितना होगा 15, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंडिपेंडेंट मेंबर कितने थे, 15 मेंबर जो थे वो आपके इंडिपेंडेंट थे, वो ना तो मुस्लिम लीग से थे ना तो कांग्रेस से थे, वो आपके अलग पॉलिटिकल पार्टी से रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये नंबर भी याद रखना और कंफ्यूज मत होना। 208 मेंबर कांग्रेस के, 211 मेंबर जिन्होंने पहली सिटिंग जो है वो अटेंड करी थी, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सिटिंग्स शुरू हुई। पहली हुई 9 दिसंबर को, अगली सिटिंग हो गया आपका 11 दिसंबर को। अगली सिटिंग जो होगी वो कब होगी, आपका 11 दिसंबर को। और ये जो 11 दिसंबर की सिटिंग थी, इस सिटिंग में आपके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया जाएगा किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसी सेम डे 11 दिसंबर को ही आपका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, किसे, हरेंद्र कौमर मुखर्जी या HC मुखर्जी को। और इसी सेम डे यानी कि 11 दिसंबर को ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए जाएंगे बेनिगल नरसिंह राव, यानी कि BN राव रहेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, तो ये 3 मेंबर आपके अपॉइंट हुए, ये 3 मेंबर को इलेक्ट किया गया किस दिन, आपका 11 दिसंबर को। अगली सिटिंग होगी आपका कब, अगली सिटिंग होगी आपकी 13 दिसंबर को। तो ऑल्टरनेट डे हो रही है, एक दिन सिटिंग होती है फिर छुट्टी होती है, फिर सिटिंग होती है फिर छुट्टी होती है।
वो छुट्टी नहीं हो रही थी, मैं बाद में बताऊंगा वो आपका ऑल्टरनेट डे पे क्यों हो रही थी, है ना, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे ऑल्टरनेट डे पे हो रही है। तो अगली सिटिंग कब हुई आपका 13 दिसंबर 1946 को। अब ये जो सिटिंग हुई ना, इस सिटिंग में आपके पंडित नेहरू जो थे उन्होंने एक स्पीच दी, है ना। पहले एक असेंबली बनी थी, एक जनरल असेंबली करके उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, एक जनरल कमेटी बनेगी, कांग्रेस ने बनाई थी। वो कमेटी ने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया था। वो डॉक्यूमेंट में क्या था कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ्रेम ऑफ माइंड होगा, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या क्या वो चीज़ें उसमें होंगी, तो वो चीज़ें है ना। तो वही जो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बनाया था, वही यहाँ पे पंडित नेहरू एक स्पीच में बोलेंगे, और उस स्पीच को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना। तो यहां पे पंडित नेहरू ने जो आपका 13 दिसंबर 1946 को जो स्पीच दी, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीच दी कब इन्होंने, 13 दिसंबर को, और ये स्पीच आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास कब करी, पास करी आपका 22 जनवरी 1947 को, है ना। यहाँ पे वो एक प्रपोजल लाएंगे और वो प्रपोजल असेंबली पास कब करेगी, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना आपके डिफरेंट सेटिंग्स होते रहेंगे, डिफरेंट सेटिंग्स होते रहेंगे, और कई सारे सेटिंग्स में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो फाइनली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होगा आपका कब, आफ्टर 11 सेशंस। याद रखना कितने सेशंस लगे थे, 11 सेशंस। लगभग आपका ये 117 नहीं है, ये लगभग ये आपका ड्राफ्टिंग कमेटी की लगभग 114 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे वो करता हूं, यहां पे ये आपका 114 सिटिंग्स है, तो नियर अबाउट 114 सिटिंग्स होंगी आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी होंगी, जिसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट होगा। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, आपका 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, है ना। तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होगा आपका 26 नवंबर 1949 को, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट कब हुआ आपका, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कब कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट होता है आपका, 26 नवंबर को, है ना। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट होता है आपका, 26 नवंबर को। समझ में आया ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट जो है वो बन के हो जाएगा कब, 26 नवंबर को। अच्छा अब यहाँ पे देखो 26 नवंबर को ये बन के कंप्लीट हुआ, है ना, और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन वो है अडॉप्ट हो जाएगा। अडॉप्ट हो जाएगा मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसे अडॉप्ट कर लेगी और पार्शियली एनेक्ट करेगी। पूरा एनेक्टमेंट नहीं हुआ था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, कितना हुआ था, पार्शियली, मतलब कुछ पार्ट, लगभग कितना, आपके 16 आर्टिकल्स थे वो आपके इस दिन एनेक्ट किए गए थे। आपसे 16 आर्टिकल पूछे तो बेटा वो आर्टिकल याद रखना, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 360, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, 392, 393 और 394। तो ये 16 आर्टिकल्स हैं, ये आपका एनेक्ट हुए थे, कब हुए, 26 नवंबर 1949 को। समझ में है, पार्शियली एनेक्ट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली कब एनेक्ट हुआ, पूरी तरीके से कब एनेक्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को। पूछा जाए 26 जनवरी 1915 को कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट एनेक्टमेंट क्यों किया गया, है ना, तो हम याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, और उस दिन का इंपॉर्टेंस बना रहे। बस उस डे का इंपॉर्टेंस आपको कंटिन्यू करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया, कंप्लीटली एनेक्ट किया, वो कब किया, 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने का आपने वेट किया सिर्फ उसकी वजह से, ठीक है। एक लास्ट चीज और करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट सिटिंग कब हुई, है ना, क्या 26 नवंबर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बैठी, या फिर उसके बाद भी उसकी कोई सिटिंग होती है, तो उसकी लास्ट सिटिंग होती है आपका कब, 24 जनवरी 1950 को, है ना। तो लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। और ये 1950 वाली लास्ट सिटिंग में क्या क्या काम हुआ, है ना, तो यहां पे क्या होगा, इस सिटिंग में
आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया जाएगा पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद बनेंगे आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहीं पे वंदे मातरम को आपका अडॉप्ट किया जाएगा नेशनल सॉन्ग, है ना, वंदे मातरम अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग। यहां पे जनगण मन को अडॉप्ट किया जाएगा आपका नेशनल एंथम, जनगण मन होगा आपका नेशनल एंथम। और इसी दिन आपका 284 मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो साइन होगा वो कितने मेंबर्स के द्वारा होगा आपका 284 मेंबर्स। तो ये आपका ये पूरा काम कब होगा आपका 24 जनवरी 1950 को, है ना। चलो तो अब आपका इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, आगे जो है आपके कमेटीज वगैरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।